एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हेयर। आज मैं शेयर कर रही हूँ अपने नोट्स आपके साथ और टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ह्यूमन फिजियोलॉजी का वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपको एचपी टेट कमीशन, चाहे पीजीटी एग्ज़ाम है, केवीएस एनवीएस, कोई भी एग्ज़ाम है, वहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो रहते ही रहते हैं, इंक्लूड नीट ऑल्सो। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी डाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और हर एक कंसेप्ट की नॉलेज है। तो पूरा मैं इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का जो पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसमें इंक्लूड करने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे तो हमें पता है माउथ से लेके एनस तक का पूरा जो ट्रैक रहता है उसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसमें सबसे पहले बक्कल कैविटी आती है, जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, बक्कल कैविटी को ही ओरल कैविटी कहते हैं। बक्कल कैविटी में जो एरिया होता है हमारे लिप और जॉ के बीच में, जो दांत वाला एरिया है और जो लिप्स के बीच का एरिया है, उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। वो उसे क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। टेक्निकल टर्म्स है, कई बार पेपर में आ जाते हैं। पेलेट्स क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, क्या होता है जो हमारी बक्कल कैविटी होती है, जो ऊपर वाला फ्लोर होता है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ बक्कल कैविटी होता है, उसको हम पैलेट बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा, मान लो इस तरीके से ये वाला एरिया, ठीक है, माउथ का जो ऊपर वाला एरिया है, इसको हम पैलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेट। अगर आप अभी जो है अपनी टंग ऊपर वाले फ्लोर से, अपने बकल कैविटी के ऊपर वाले फ्लोर से टच करके देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ वाला पार्ट, ये वाला आगे वाला थोड़ा सा पार्ट हार्ड जैसा है, वहाँ पे आपको ऐसी लाइंस लाइंस फील होंगी। ज़रा टच करके देखो। और ये जो बैक पोर्शन होता है ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, टच करके देखो, ये सॉफ्ट है, यहाँ पे आपको ऐसी कोई लाइंस नहीं दिखेंगी। समझ में आया? ये दो तरह की होती हैं। मीन्स जो पैलेट्स होती हैं, पैलेट हैं, वो दो तरह के होते हैं। पैलेट क्या होते हैं? दो तरह के, बोनी पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। बोनी पैलेट वो जो मैंने बताया कि आगे हैं, ठीक है, आपके टीथ के नज़दीक हैं, जॉ के नज़दीक हैं, जिसमें आपको हार्ड लाइंस फील होती हैं, उनको बोनी पैलेट्स बोलते हैं। और सॉफ्ट पैलेट जो कि आपके यूवुला के पास है, आपके लेरिंग्स फेरिंग्स की तरफ को है। ठीक है, ओके। पैलेट हैज़ इरेगुलर लाइन लाइक स्ट्रक्चर। मैंने कहा कि ऐसे लाइन लाइक स्ट्रक्चर आपको फील होंगे, उनको क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रग्स उनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैलेटाइन रग्स उनको बोलते हैं। अब आपको कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हों दांत चेक करवाने, तो डॉक्टर बोलता है जोर से आ करो, आ करते हैं हम लोग, ठीक है, तो आपके गले के पास एक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ठीक है, इस तरीके से हैंगिंग स्ट्रक्चर गले के पास दिखता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रूप लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम यूवुला कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? यूवुला। याद रखना कि उसको हम क्या कहते हैं? यूवुला कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बक्कल कैविटी के बाद। हम यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, ओनली स्ट्रक्चर्स। हम अभी फंक्शंस नहीं देख रहे। आपको पता है बक्कल कैविटी में एंजाइम भी सिक्रीट होते हैं, वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स का फंक्शन। हम फंक्शंस को नहीं डिस्कस कर रहे, हम एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, टंग। सेकेंड, बक्कल कैविटी में क्या आ जाता है? टंग आती है, जिसको क्या कहते हैं? गेस्टेडो रिसेप्टर बोलते हैं। मतलब वो टेस्ट को रिसीव करती है। ठीक है, हमें टेस्ट का पता किस चीज़ से लगता है? टंग से। अगर टंग के पोर्शंस की बात करें तो इसमें बहुत सारी तरह की ग्लैंड्स होती हैं, जिनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बर्ड्स कहते हैं। टेस्ट बर्ड्स कहते हैं इनको। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स कहाँ प्रेजेंट होंगी? आपकी जो टंग है उस पर प्रेजेंट होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो ये हमारी टंग होती है ये किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती है, ये मसल के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो स्वीट टेस्ट हमें सबसे यहाँ टिप पे पता चलता है। ठीक है, सॉल्टी टेस्ट हमें यहाँ साइड्स में पता चलता है, सोर टेस्ट हमें यहाँ पीछे जाके पता चलता है, और बिटर सबसे पीछे वाली बर्ड्स में जाके पता चलता है। ठीक है, और जो टंग है इट ऑल्सो हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच। मतलब बात करने के लिए हमें मदद करती है। ठीक है, आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच का मतलब है बोलने में हमें मदद करती है, हेल्प्स इन द स्पीच, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टीथ का। वैसे टूथ का डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, टूथ का डायग्राम इंडिविजुअली इम्पॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि टूथ का जो लिविंग पार्ट होता है वो कौन सा होता है, तो वो पल्प होता है, उसका पल्प रीजन होता है ना, नोट कर लें, पल्प रीजन होता है। क्या होता है, हमें दांत, आपको लगता है कि दांत तो एक बोन की तरह दिखता है, लेकिन उसमें हमें पेन क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, आप अगर आप टूथ का डायग्राम देखोगे तो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में सेंटर में क्या होता है, उसका लिविंग पार्ट होता है। सेंटर में क्या होगा, उसका लिविंग पार्ट होगा, जहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगी, वो ब्लड वेसल्स वहाँ से फ्लो होती है, वहाँ पे बहुत सारी मिनरल की डिपोजिशंस होती हैं, और इस वजह से वो पार्ट लिविंग होता है। और जब जो है कोई इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दांतों में कौन सा इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन दांतों में होता है, नोट कर लीजिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब इस लिविंग पार्ट तक पहुंच जाता है तो हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। जब कैविटी जो है इस पूरे दांत को बाहर से, जिसको हम अपर पार्ट ऑफ टीथ को हम क्राउन बोलते हैं, जब पूरे क्राउन को डैमेज कर लेती है बैक्टीरिया और अंदर तक पहुंच जाता है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से हमें क्या होता है, पेन होती है, राइट। ओके, ये तो बेसिक चीज़ें होगी। टीथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ से डेंटल फॉर्मूला बार बार पूछा गया है। आप डेंटल फॉर्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं, बायो बूस्टर सीरीज़ पे हाउ टू कैलकुलेट डेंटल फार्मूला पे आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि एक्चुअल में हम डेंटल फार्मूला कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो आप लोग बायो बूस्टर सीरीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाके देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टीथ जो होते हैं उसी को हम डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर अडल्ट्स की बात की जाती है तो 32 टीथ्स उनमें होते हैं, और उनके लिए डेंटल फॉर्मूला 2123/2123 रहता है। और जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, उनमें 20 टोटल नंबर रहता है, और 2102/2102 ये इनका डेंटल फॉर्मूला, ये आपको एज इट इज़ याद रखना होता है। इसमें क्या होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं 2123, तो इसमें 2 नंबर रहता है इंसिजर का, फिर केनाइन होते हैं, फिर प्री मोलर्स होते हैं, और एंड में मोलर्स होते हैं, जिसे हम दाढ़ कहते हैं, ठीक है, वो होते हैं। अब क्या होता है, इसको आप कैसे याद रख सकते हो, इसका सीक्वेंस की, जैसे जॉ में यहाँ सबसे पहले इंसिजर्स आते हैं, इंसिजर, केनाइन, प्री मोलर, मोलर। तो इसके लिए ये ट्रिक है, ये आप याद रख सकते हैं, ICPM मैंने PM को देखा, ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं, इससे आपको प्रॉपर सीक्वेंस जो है इनका याद रहेगा। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी पूछा जाता है कि इंसीजर्स का फंक्शन क्या होता है, ये यूज़ होते हैं कटिंग के लिए। वैसे कैनाइन का फंक्शन कहीं कहीं आपको जो है इनको वेस्टिजियल भी कहा जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन कैनाइन्स को, पर टीयरिंग के लिए इनका यूज़ होता है, और ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए जो है आपके लास्ट वाले टीथ जो कि प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं, राइट। सॉकेट ऑफ जॉ, उसको हम क्या बोलते हैं, जो सॉकेट मतलब जिस एरिया में दांत हमारा फिक्स है, ये वाला एरिया, जिस एरिया में दांत जो है फिक्स है उसको हम सॉकेट बोल रहे हैं, सॉकेट ऑफ जॉ बोल रहे हैं, वहाँ पे दांत जो है फिक्स है, उसको हम एल्वुलस बोलते हैं, ठीक है। इस एरिया को क्या बोल रहे हैं, एल्वुलस बोल रहे हैं। अब आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ टीथ, यहाँ पे कमीशन में मैंने क्वेश्चन ज़्यादा देखे हुए हैं इस वाले पोर्शन से। तो मोनोफायोडोंट का ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेट, मोनोफायोडोंट का मतलब होता है कि दांत जो हैं पूरी जिंदगी में एक बार ही आते हैं, एग्जाम्पल वेल। अब ह्यूमंस में क्या होता है, मिल्क टीथ आते हैं, दूध के दांत बोलते हैं जिनको, फिर हमें एक और बार जो है वो दांत आते हैं, 2 बार दांत आते हैं, तो इसलिए डाई मीन्स 2, फायोडोंट 2 बार सेट आएंगे, हमें 2 टाइम्स आएंगे, इसलिए हम क्या है, ह्यूमंस क्या है, डायोफायोडोंट है। आगे है पॉली, मतलब जितनी बार दांत गिरेंगे उतनी बार नए दांत आ जाएंगे। एम्फीबियंस इसमें आते हैं, रेप्टाइल्स इसमें आते हैं, फिश इसमें कुछ एक, ठीक है, फ्यू लिखा हुआ है मतलब कुछ एक, ठीक है। ओके, तो ये एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, 1 मोलर एंड 2 प्रीमोलर्स फ्रॉम ईच पार्ट ऑफ जॉ आर एब्सेंट इन बेबी। तो मैंने आपको बेबी का डेंटल फॉर्मूला करवाया 2102, तो इसमें यहाँ पे प्रीमोलर्स PM आता है ना,
प्रीमोलर कंप्लीटली एब्सेंट है बच्चों में, और यहाँ पे 3 मोलर होते हैं, वैसे अडल्ट में 3 होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो मतलब कि 1 मोलर टीथ एब्सेंट होगा बच्चों में, ठीक है। वही लिखा है कि 1 मोलर एंड 2 प्रीमोलर्स, ठीक है। 2 प्रीमोलर्स एब्सेंट है, 1 मोलर जो है वो एब्सेंट है बेबी में, तो लास्ट वाला मोलर जो है एब्सेंट होता है, लास्ट मोलर, याद रखना, लास्ट, सबसे लास्ट वाला टीथ। नेक्स्ट टर्म है होमोडोंट। होमोडोंट, ठीक है। होमोडोंट का मतलब होता है सारे के सारे टीथ देखने में एक जैसे लगते हैं। अब हमारे आगे वाले टीथ कुछ और शेप के हैं, लास्ट वाले कुछ और शेप के हैं, तो हम हिट्रोडोंट हैं। हिट्रोडोंट मतलब जब शेप ऑफ टीथ जो है वो अलग अलग तरह से होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस, राइट। अब ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ टीथ, अब हम टाइप्स ऑफ टीथ पढ़ेंगे कि वो अटैच्ड कैसे होते हैं हमारे सॉकेट में, जो मैंने आपको कराया कि एल्वेलस में किस तरीके से फिक्स होते हैं सॉकेट में। ओके, एक्रोडोन जो अटैचमेंट है वो सुपरफिशियल है, एवं ही मतलब जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ही अटैच्ड है, वो कभी भी टूट सकते हैं। प्लूरोडोंट जब जो है वो एक साइड पर अटैच्ड, देख रहे हो आप यहाँ पे सिर्फ साइड में ये लगा है, तो इस तरीके की अटैचमेंट होती है रेप्टाइल्स में, ठीक है। किस में होती है? रेप्टाइल्स में होती है। और थीकोडोंट कैसे होते हैं? जो अच्छी तरह से सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं, जिस तरीके से ह्यूमन के टीथ जो है हमारी अच्छी तरह से फिक्स होते हैं हमारी जॉ के अंदर। ओके, हार्ड कवरिंग ऑफ टीथ, उसको हम इनेमल कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखते हो कई लोगों के दांत बहुत अच्छे चमकते हैं, एकदम वाइट वाइट, लेकिन कुछ के जो आपको येलोइश दिखते हैं। एक्चुअल क्या होता है, मान लो ये कोई टीथ है, अरे ऐसा तो नहीं होता टीथ, मान लो ये कोई टीथ है, ठीक है, टीथ नहीं टूथ है, एक कोई एक टूथ है, तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, शाइनी हार्ड कवरिंग होती है सब्सटेंस की, और वो सब्सटेंस है इनेमल। इनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। लेकिन क्या होता है, हार्डेस्ट होने के बावजूद क्या होता है, जब हम घिस घिस के ब्रश करते हैं तो हम इस इनेमल की लेयर को ब्रेक कर देते हैं। एक तो ये बहुत पतली सी लेयर होगी, जिसकी वजह से हमारे दांत शाइन करना बंद कर देते हैं, और येलोइश कलर जो है वो नीचे से निकल आता है। एक्चुअल कलर टीथ का येलो तो नहीं कह सकते, येलोइश, थोड़ा सा हल्का सा येलोइश होता है, उसके ऊपर इनेमल होती है जिसकी वजह से वो चमकते हैं। अगर हम घिस घिस के ब्रश करते हैं उसकी वजह से ये निकल जाता है, और ये चीज़ जो है आप लोगों को अवेयर करनी चाहिए, इनफेक्ट छोटे बच्चों को ज़्यादा, क्योंकि उनको इस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। इवन बड़ों को भी कईयों को नॉलेज नहीं होती है, जिनको पता ही नहीं है एनिमल क्या है क्या नहीं है, राइट। तो दांत घिस के बिल्कुल भी ज़्यादा ज़ोर से घिस के साफ़ नहीं करने, आराम से सिर्फ जो है, जो हमारे टीथ में जो है वो एक्सक्रीटा फंसा हुआ है, बैक्टीरियल एक्सक्रीटा, उसको रिमूव करना है सॉफ्टली, ठीक है। ओके, ये तो हो गया फालतू का प्रवचन कि दांतों की सफाई कैसे करें। चलिए आगे, डेंटिस्ट बन गई मैं, है ना। अब इसके बाद आता है थ्रॉट रीजन। थ्रॉट रीजन में मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया हुआ है, आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एकदम। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। देखो 2 पाइप्स होती है, एक विंड पाइप होती है और एक ईसोफेगस होती है, आपको पता है। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों के पास ओपनिंग होती है। जब हम खाना खाते हैं तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि खाना विंड पाइप में चला जाए गलती से, तो यहाँ गले के पास एक ढक्कन की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। मैं इसको थोड़ा लार्ज कर देती हूँ थोड़ा सा, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये एपिग्लॉटिस जब फूड आता है तो ये विंड पाइप को बंद कर देता है, ठीक है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये, क्या है, एपिग्लॉटिस एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मसल से बना हुआ स्ट्रक्चर। जब फूड यहाँ से आएगा तो ये विंड पाइप को बंद कर देगा ताकि विंड पाइप में खाना ना जाए। अब हमें क्या हो जाता है, खाते खाते एकदम से हिचकी आ जाती है, खांसी आ जाती है, तो मैक्सिमम पता है हमारे बिलासपुर में बोलते हैं, हाय मुझे कोई गालियाँ निकाल रहा है, ठीक है। इस तरीके से कॉमनली मिथ है हम लोगों में, ऐसे बोलते हैं, आपने भी अपनी फैमिलीज में सुना होगा कि कोई गालियाँ निकाला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली उस टाइम पे हमारा ध्यान कहीं और होता है, और वो मिस मूवमेंट ऑफ एपिग्लॉटिस हो जाता है, मतलब एपिग्लॉटिस की मूवमेंट सही तरह से नहीं हो पाती, सही तरह से वो बंद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से कुछ पार्टिकल फूड्स के जो है वो विंड पाइप में चले जाते हैं, और हमें क्या आ जाती है, खांसी आ जाती है, क्योंकि विंड पाइप अलाउ नहीं करती है कि वहाँ फूड आए, वहाँ सिर्फ एयर को जाना अलाउ है, ठीक है। इसकी वजह से हमें वो हिचकी खांसी वगैरह आ जाती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो ईसोफेगस की गले के पास, फेरिंग्स के पास ओपनिंग होती है उसको गलेट कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके,
ओके। क्या कहते हैं उसको? गलेट। ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस नियर आर थ्रोट या लैरिंग्स फेरिंग्स कुछ भी आए तो उसको हम गलेट कहते हैं। समझ के? ये हो गए इंपॉर्टेंट बात यहाँ से, ठीक है, जो चीज़ें मैंने आपको बोली। टॉन्सिल्स, ठीक है, टॉन्सिल्स भी होते हैं हमारे गले के पास। सुना होगा आपने, कॉमनली सुना कि किसी इंसान को क्या हो गया? टॉन्सिल्स हो गए। लेकिन टॉन्सिल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं हमारे गले के पास, लेकिन वो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों? फंगल इन्फेक्शन वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। टॉन्सिल्स लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, ये हमें इम्यूनिटी देते हैं। टॉन्सिल्स क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में? हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कभी कभार उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उनका साइज इंक्रीज हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। तो टॉन्सिल्स होते नहीं है, टॉन्सिल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ईसोफेगस की बात करते हैं, जिसको हम फूड पाइप भी, मैंने कहा कि जो गले के पास उसकी ओपनिंग होगी उसको गलेट बोलेंगे, और जो स्टमक के पास उसकी ओपनिंग होती है उसको कार्डिक स्पिंक्टर बोलते हैं, और ईसोफेजियल गैस्ट्रिक स्पिंक्टर उसको बोलते हैं। ये सारी टेक्निकल टर्म्स आपको नोट करनी है। आपको कुछ भी टैट ही नहीं देना, आगे जाके कमीशन भी देना है, सो प्रिपेयर फॉर दैट एज वेल, ओके। इसके बाद अब कौन सी मूवमेंट होती है जिसकी हेल्प से खाना इसोफेगस से, फूड पाइप से जो हमारे स्टमक तक पहुंचता है, खाना हमारे गले से घूमता हुआ हमारे पेट तक कैसे पहुंचता है, किस मूवमेंट से पहुंचता है, उसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? मान लो खाना यहाँ है, तो खाने को आगे मूव करने के लिए ये यहाँ से सिकुड़ जाएगी, खाना आगे हो जाएगा, फिर यहाँ से सिकुड़ेगी, इसको और पुश करेगा आगे। इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टालिसिस इसको बोलते हैं। एक और क्वेश्चन पेरिस्टालिसिस जाते हैं, कंडक्शन ऑफ स्पर्म सेल, ठीक है, जो वास्ट डिफरेंस से होके जब कंडक्ट होते हैं वो भी थ्रू पेरिस्टालिसिस होते हैं, वहाँ से कंडक्शन ऑफ स्पर्म थ्रू द डक्ट, तो वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। 22 to 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होती है, क्योंकि कोई भी एंजाइम ईसोफेगस में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से होती है। नेक्स्ट है स्टमक, स्टोर करता है। अच्छा, कुछ कुछ देर के लिए क्या होता है हमारे स्टमक में, फूड जो है वो रहता है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कितनी कितनी देर के लिए स्टमक में रहता है? वेरी इंपॉर्टेंट। 1 से 2 घंटे के लिए रहता है कार्बोहाइड्रेट, 3 से 4 के लिए फैट, क्योंकि फैट्स को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। प्रोटीन को 4 से 6 घंटे लगते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मैनी सेल्स आर प्रेजेंट इन इट, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है। गॉबलेट, जैसे कि गॉबलेट सेल, ये क्वेश्चन, जो विच सेल्स स्क्रीट म्यूकस इन द स्टमक, तो आंसर हो जाएगा गॉबलेट सेल्स, नोट करें। ऑक्जेंटिंग और पेराइटल सेल्स स्क्रीट HCl, which type of cells in the stomach secrete HCl? क्वेश्चन previous year क्वेश्चन, HCl, ठीक है। ये जो पेराइटल सेल्स होते हैं इनको ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोलते हैं और इनको डीलोमॉर्फस सेल्स भी बोलते हैं, नोट कर लीजिए। बहुत मेहनत से ये बहुत सारी ये टर्म्स जो है किसी भी एक बुक में नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। बहुत सारी बुक्स को कंसर्न करके ये नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, सो आप बहुत सीरियसली इनको बनाइए और अच्छे से लर्न भी कीजिए साथ में, ठीक है। जी सेल्स स्क्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन, ठीक है। गैस्ट्रिन हार्मोन स्क्रीट होता है कहाँ? स्टमक में। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइम, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो 3 तरह का, ये क्वेश्चन मैं आपको अलग ही करवा देती हूँ। इसको क्या होता है, जब जो है फूड मान लो आपको पता है बकल कैविटी में होता है, मतलब मैं यहाँ पे माउथ लिख देती हूँ, माउथ में, सेकेंड टाइम चला जाता है स्टमक में, और थर्ड टाइम फिर इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जनरली हम कहते हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, मैं स्मॉल शॉर्टकट में लिख रही हूँ। अब यहाँ से मैं आपको क्या क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। जो फूड माउथ में प्रेजेंट होता है, माउथ में क्या होता है? फूड प्लस स्लाइवा, उसको हम क्या बोलते हैं? मैं लिख रही हूँ यहाँ पे माउथ के ऊपर ही लिख रही हूँ, बोलस, लिख लो बोलस। जो फूड हमारे माउथ में है जिसमें सलाइवा मिक्स है उसको हम बोलस कहते हैं। क्वेश्चन ये तीनों पूछे गए हैं जो मैं तीनों बताने जा रही हूँ। स्टमक में जब फूड आता है तो वहाँ पे HCl होता है, कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, सॉरी हॉर्मोन्स नहीं, एंजाइम्स होते हैं, नॉट हॉर्मोन्स, एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस होता है,
वो सारा जब फूड वहाँ पे होगा, उन चीज़ों के साथ मिक्स होगा, उसको हम बोलते हैं चाइम। चाइम, ठीक है, CHYME, चाइम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब चला जाएगा, वहाँ बहुत सारे एंजाइम के साथ मिक्स हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं चाइल, ठीक है, चाइल। ये तीनों टर्म्स बार बार एचपी टेट पूछता है, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद वही लिखा है, फूड इन स्टमक कॉल्ड चाइम, ये मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया। इसके बाद पीएच ऑफ स्टमक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 to 3 रहती है, ठीक है, ड्यू टू HCl। स्टमक हैज़ पाइलोरिक स्पिंटर नियर इंटेस्टाइन, मतलब जैसे ये स्टमक है आपका, अब यहाँ से इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसको हम स्पिंटर्स बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंटर इसको बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जब स्टमक के भी 3 पार्ट, अगर आप क्लास +1 की फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पर मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई है, उसमें मैंने अलग अलग बताया हुआ, स्टमक वाली वीडियो आपको अलग मिल जाएगी, उसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्टमक भी डिस्कस किए हैं, सारी चीज़ें, ओके। चलिए आगे, HCl कन्वर्ट प्रोपेप्सिन इनटू पेप्सिन। क्या होता है कि स्टमक में 2 एंजाइम, ये मैंने आपको यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने इस पर प्रीवियस वीडियो डाली डाइजेस्टिव मैकेनिज्म पे। अभी आपको कब डाली थी मैंने, 2 वीक पहले शायद, तो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म पे एक वीडियो है जिसमें मैंने ये रोल, कौन सा एंजाइम क्या करता है, कौन उसको एक्टिवेट करता है, वो सारा डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ मैं डिस्कस करने वाली नहीं हूँ। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है, लॉन्गेस्ट पार्ट है, आपको पता है 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कहाँ, इसके इनर स्ट्रक्चर पे, इस तरीके से, जिनको क्या बोलते हैं हम, विलाई बोलते हैं। ये एब्जॉर्प्शन में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है। अब ग्लैंड्स जो हैं वो 2 तरह की होती है, क्रिस्प ऑफ लैंगर हैं और ब्रूनर्स ग्लैंड इसमें होती हैं। ये क्या स्क्रीट करती है, स्क्रीट दी एंजाइम एंड म्यूकस, और जो ब्रूनर्स ग्लैंड है स्क्रीट एल्केलाइन वाटरी म्यूकस, ठीक है, एल्केलाइन, क्योंकि ये चीज़ भी ध्यान रखें कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे एल्केलाइन पीएच होती है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे जो एंजाइम काम करेंगे वो एल्केलाइन पीएच में काम करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन जो है वो सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बोल रही हूँ मैं, देखो विटामिन, जो अगर हम कोई विटामिन खाते हैं किसी सोर्स के थ्रू, ठीक है, मान लो हम विटामिन सी ले रहे हैं, हम लेमन खा रहे हैं, उससे हम विटामिन सी ले रहे हैं, तो विटामिन, ऐसा नहीं है कि विटामिन टूटेंगी फिर किसी और चीज़ में, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होती है हमारे ब्लड में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट, सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम, ठीक है, आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम एंड ड्यूडेनम, तो सेकेंड लॉन्गेस्ट पार्ट इलियम है, और ये हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, ये क्वेश्चन में आता है कि हाईली कॉइल्ड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज इलियम। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि ऐसा पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो कॉइल्ड नहीं होता है, तो वो ड्यूडेनम है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो ड्यूडेनम ही है, ठीक है, ये नोट कर लें। इसके बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन के क्वेश्चन हम करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग होती है और सेल्यूलोज डाइजेशन टेक्स प्लेस बाय अपेंडिक्स, लेकिन अब ह्यूमन बीइंग में ये वर्किंग नहीं होता है। क्या होता है स्टूडेंट, पहले जब अगर पुराना टाइम जो आदि मानव वाला टाइम होता था, उस टाइम कच्ची चीज़ें खाते थे, कच्ची चीज़ें, प्लांट प्रोडक्ट, आपको पता है सेल वॉल ऑफ प्लांट में क्या होता है, सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है ना, सेल वॉल ऑफ प्लांट में, तो जब कच्चे प्लांट प्रोडक्ट खाते थे तो सेलुलोज वैसे ही बॉडी में चला जाता था और ये अपेंडिक्स उसको डाइजेस्ट करता था। लेकिन आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम कोई प्लांट प्रोडक्ट खा रहे हैं, जैसे साग खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, कोई सब्जी खा रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह से हम पकाते हैं, जब हम उसको कुक करते हैं उस टाइम पे वो सेलुलोज टूट जाती है, और वो टूट जाती है मतलब कि उसकी डाइजेशन जो है वो अपेंडिक्स अब नहीं करेगा, इसलिए अपेंडिक्स का हमारी बॉडी में अब कोई काम नहीं रह गया है। ऐसे ऑर्गन जिनका हमारी बॉडी में अब कोई काम नहीं रह गया है उसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगी, मैं सोच रखा है, क्योंकि और भी वेस्टिजियल ऑर्गन हमारी बॉडी में होते हैं, तो कई बार पूछ लेते हैं वहाँ से क्वेश्चन, ओके। अपेंडिक्स क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनाल का। 3 मेन पार्ट होते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल टेक्स प्लेस, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, और कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व होता है, वासोप्रेसिन, जिसको हम ADA बोलते हैं।
अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ओके, तो ये था एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद मैंने एक स्मॉल इंटेस्टाइन से वन लाइनर क्वेश्चंस बनाए हैं और एमसीक्यूज की एक अलग सीरीज है। वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 10th क्लास की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम उसका टाइटल होगा। और जो एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको टारगेट एचपी टैट तो 2021 की फर्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर आप ये वाली वीडियो और वो 2 वीडियो कर लेते हो तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने की अलग सेपरेट कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू एचपी टैट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हर एक चीज़ इंक्लूड कर दिया। मुझे नहीं लगता, मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इसके बाहर कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। कल के लिए मैं वीडियो जो कंटेंट है वो नोट्स प्रिपेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी पीरियोडिक टेबल के, तो उसमें ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए थे हमने। उसके बाद केमिस्ट्री सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो जो है वो जो प्रॉपर्टीज़ बचती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, जैसे एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उस पर वीडियो नेक्स्ट जो है वो केमिस्ट्री सेक्शन में रहेगी। और पीरियोडिक टेबल हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद पीरियोडिक टेबल से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ रखे हैं एच पीरियड में वो भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। ओके, देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। येस, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।